हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के पहले क्लास की। टिश्यू को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे के बातों को रिकॉल कर लें। पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि सर इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का बॉडी किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। ऐसा आप लोगों ने पीछे के सेशन में बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखा था कि जितने भी जीव हैं उन सब का शरीर किससे मिलके बना हुआ है? तो कोशिका से मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है। और हम लोग सेल को कहते भी हैं क्या कि सर सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे आधारभूत इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। और आपने ये भी देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नंबर ऑफ सेल के आधार पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो सर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? तो एक कोशिकीय जीव, और दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुकोशिकीय जीव। हम लोगों ने ऐसा पीछे के सेशन में देखा था कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एट द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, at the first is unicellular organism and the next is multicellular organism। ऐसा हम लोगों ने पीछे के सेशन में देखा था क्या कि सेल के आधार पे जो जीव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और मल्टीसेलुलर को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर मल्टीसेलुलर को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको इन सब चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये भी समझ रहे होंगे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनको जो जीवित रहने की प्रक्रम होती है या इनका जो सर्वाइव करने का तरीका होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सर इसके भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, किसके? एक कोशिकीय जीव की भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि इसके बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, मतलब क्या कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है, या फिर इसके बॉडी में जो कुछ भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो इसको जीवित रखने के लिए सक्षम है, वो सब के सब किससे हो जाते हैं सर? तो एक ही सेल से हो जाते हैं, एक ही कोशिका से हो जाते हैं। आप ऐसा जानते हैं, आपको मैंने पीछे इसके बारे में बताया था कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनके बॉडी में जो कुछ भी प्रक्रम होता है या जो कुछ भी प्रक्रियाएं होती है जो उनके लिए ज़रूरी है, वो सब के सब एक ही सेल से हो जाते हैं, एक ही कोशिका से हो जाते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका बॉडी लाखों कोशिकाओं से मिलके बना होता है। बहुत सारे सेल होते हैं इसमें। मल्टी का मतलब ही हो जाता है बहुत सारे सेल होते हैं, तो लाखों कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इसके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए फंक्शन होते हैं, एज यू मीन जो आप लाइफ प्रोसेस की बात करते हो, जैव प्रक्रम की बात करते हो, जैसे कि आप कहते हो पोषण, श्वसन, या फिर आप बात करते हो सर क्या कहते हैं परिवहन की, या फिर आप बात करते हो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जगहों से होती है। मतलब क्या आप क्या कह सकते हो कि सर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, या फिर जो पोषण की प्रक्रिया होती है, या फिर किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग परिवहन की बात करते हैं या इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं कोशिकाओं के एक स्पेशल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। और उसी स्पेशल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सर? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें उसको सरवाइव करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सब के सब एक ही सेल के द्वारा संपन्न हो जाती है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बॉडी को सरवाइव करने के लिए जो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रक्रम होते हैं, वो कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा होता है, जो अपने कार्य को बहुत ही दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। और इसी कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को हम लोग क्या कहते हैं सर? उत्तक कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग हमेशा रटने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं रटने का, कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ऐसा आप सभी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक्चुअली किस समूह को आप उत्तक कहेंगे? तो मेरे मित्र थोड़ा सा एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको पीछे के किसी सेशन में बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे बने होते हैं सर? सेल से बने होते हैं। एंड क्लस्टर ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। मतलब क्या कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उत्तक कहते हैं। एंड क्लस्टर ऑफ टिश्यू इज नॉन एज ऑर्गेन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उत्तकों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। ऑर्गेन सिस्टम को क्या कहते हैं? अंग तंत्र। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे कि ये बात भी पल्ले नहीं पड़ा। भाई क्यों नहीं पल्ले पड़ा? जरा सा सोचो कि आपके बॉडी में जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में उत्सर्जन की प्रक्रिया में आपके बॉडी का कौन सा अंग पार्टिसिपेट करता है? आप कहते हो कि सर हमारे बॉडी में पोषण की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या कि पोषण का सिंपल मीनिंग हम लोग कहते हैं कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? आप कहेंगे कि सर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो कुछ भी ये सब के सब पोषक तत्व हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर पोषण की प्रक्रिया के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, पाचन तंत्र का होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पाचन तंत्र का होना बहुत जरूरी है। आप इससे क्या समझ रहे हैं? पाचन तंत्र का मतलब हुआ कि आपके बॉडी में भोजन के पाचन के लिए जो कुछ भी ऑर्गेन मौजूद हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि आपके बॉडी में पाचन के लिए जो कुछ भी अंग मौजूद हैं उसको आप क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। और ध्यान दीजिए कि अंग किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अंग किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो उसकी लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं होती है वो क्या होती है? कोशिकाओं के एक विशेष समूह के द्वारा होती है। कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा होती है। और उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो मेरे मित्र अब आप क्या कह सकते हैं टिश्यू के बारे में? आप कह सकते हैं टिश्यू के बारे में कि सर कोशिकाओं का समूह जो अपने कार्य को अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो, क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। तो ध्यान में रखिए, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नोट बना रहे हैं तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं क्या कि कोशिकाओं का समूह विशिष्ट कार्य। अब आप यहाँ पे विशिष्ट कार्य से मत घबरा जाना। विशिष्ट कार्य बोले तो उत्सर्जन, पोषण, पाचन, ये सारी चीजें। तो कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य को अति दक्षतापूर्वक बोले तो वेल, अच्छे ढंग से, ठीक है, अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है सर? उत्तक कहलाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि एगो छोटा सा बात को समझने के लिए इतना बड़का डेफिनेशन याद करेंगे? ना भाई वाह, इतना बड़का डेफिनेशन तोरा ना याद करना है। का जरूरी है इतना हमरा लिखने के लिए? बायोलॉजी की किताब थोड़ी लिखेंगे। बस इतना याद रखना है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। बस यही छोटा सा पॉइंट है। मैंने आपको इतना बस इसलिए बताया कि आप आगे ये मत कंफ्यूज करते रहना कि कोशिकाओं का समूह क्या होता है और इसका क्या काम होता है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर में
उनके शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं को करने के लिए अलग अलग अंगतंत्र होते हैं, और अंगतंत्र जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, तो ऑर्गेन से मिलके बने होते हैं। और ये जो ऑर्गेन होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो टिश्यू से मिलके बना होता है, उत्तक से मिलके बना होता है। और वास्तव में जो ये उत्तक है ये कोशिकाओं का समूह है जो एक स्पेशल वर्क को, अब आपके बॉडी में आपके शरीर का कोई अंग उत्सर्जन की प्रक्रिया को शो कर रहा है तो वो अपना स्पेशल काम ही कर रहा है ना, विशिष्ट कार्य ही कर रहा है ना। तो हम लोग यही कहते हैं कि कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य को क्या करे सर, अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो, क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि जो कोशिका होते हैं जिसको हम लोग उत्तक के रूप में कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक्चुअली में ये सारी कोशिकाएं एक जैसे ही होते हैं। ये सारे क्या होते हैं सर, एक जैसे ही होते हैं। और इसीलिए आपको किसी किसी बुक में ये भी डेफिनेशन मिलता होगा कि कोशिकाओं का एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल बोले तो उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही उत्तक कहते हैं। आपको ये भी डेफिनेशन किसी किसी बुक में मिलता होगा कि समान कोशिकाओं का समूह या एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो एक स्पेशल कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको 2-4 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है डेफिनेशन को छोड़ करके। पहला बात क्या, स्टार मार्क दे करके अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो नोट करेंगे NOT और उसके बाद पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इधर वाला चीज़ इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। नोट करके आप लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि बायोलॉजी की शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है सर। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी के किस शाखा में हम लोग या बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम लोग टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। और हिस्टोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, औतिकी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे औतिकी लिखा हुआ मिले तो आपको घबराना नहीं है, आप क्या समझ जाएंगे कि ये उत्तक विज्ञान है या टिश्यू के बारे में हमको इसमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे, पॉइंट 2 में आप लिखेंगे क्या कि हिस्टोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो इटली के वैज्ञानिक थे मार्सेलो मेलपिगी, उसको जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि हिस्टोलॉजी को एक शाखा के रूप में, हिस्टोलॉजी को एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, एज अ ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश करने वाले जो वैज्ञानिक थे, स्थापित करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, तो मार्सेलो मेलपिगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, मेलपिगी होगा, मेलपिगी नहीं होगा, मेलपिगी, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो सर इटली के थे। तो 2 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है क्या कहेंगे, तो हिस्टोलॉजी या औतिकी कहेंगे। हिस्टोलॉजी को एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, तो मार्सेलो मेलपिगी थे। अब आपका एक और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, क्या पूछा जाता है कि सर हिस्टोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे, इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे कि हिस्टोलॉजी
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप कहेंगे सर मायर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? मायर नामक वैज्ञानिक ने 1819 में किया। किसने सर? मायर नामक वैज्ञानिक ने 1819 में किया। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टोलॉजी तो हम लोग उत्तक के बारे में ही पढ़ते हैं, तो हिस्टोलॉजी का वो सीधा सेंस उत्तक से लगा लेते हैं। जबकि मैं बता दूं आपको कि हिस्टोलॉजी जो है दैट्स आर अ ब्रांच इन विच वी डीलिंग अबाउट टिश्यूज। ये आपके ब्रांच हैं, एक शाखा है किसका? बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग डील करते हैं किसको? टिश्यू को। लेकिन टिश्यू और हिस्टोलॉजी ये दोनों क्या हैं सर? अलग अलग वर्ड हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औत्तिकी, जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, और इस हिस्टोलॉजी का पहला प्रयोग मायर ने किया। अगर आपसे ये पूछ दे कि उत्तक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तब आप किसका नाम लेंगे? तब आप क्या कहेंगे कि सर मायर, क्योंकि इसने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। भाई हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औत्तिकी, अगर ये बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। तब आप कहेंगे तब कौन सा वैज्ञानिक होगा? तो सर बिचट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्तक शब्द का पहला प्रयोग किया। तो आप तो पॉइंट 4 में भी क्या लिख लेंगे सर कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने करा? तो सर बिचट नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने? बिचट नामक वैज्ञानिक ने करा। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट बात हैं। पहला आप ध्यान में रखेंगे उत्तक के बारे में कि कोशिकाओं के समूह जो एक स्पेशल वर्क को करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। स्पेशल वर्क बोले तो आपके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे कि आप बात करते हो न्यूट्रिशन की, या फिर आप बात करते हो श्वसन की, उत्सर्जन की, रिप्रोडक्शन की, या जो कुछ भी प्रक्रियाओं की बात करते हो जिसके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता है, शरीर नहीं रह सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये सब एक स्पेशल वर्क है, एक विशिष्ट कार्य है। और ये विशिष्ट कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? तो कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा संपन्न होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर इतना न याद रहे झोल झाल तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब उत्तक का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको औत्तिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग मायर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उत्तक शब्द का पहला प्रयोग बिचट नामक वैज्ञानिक ने किया। और हिस्टोलॉजी को एक शाखा के रूप में बायोलॉजी में स्थापित करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? मार्सेलो मेलपिगी नाम था। मार्सेलो मेलपिगी नाम था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका एक टिश्यू का बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज? टिश्यू के कैटेगरीज क्या हो सकते हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हम लोग दोनों की बात करते रहते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों की। तो सिंपल वे में कहते हैं कि जनरली टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। टिश्यूज जो हैं, उत्तक जो हैं, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू। सो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एरो दे करके कि सर उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है सर? तो आप कहेंगे एक तो वो सर जो प्लांट में अवेलेबल होता है, और एक तो वो जो एनिमल में अवेलेबल होता है। क्या कहेंगे? एक तो वो जो क्या होता है सर? प्लांट में अवेलेबल होता है, और एक वो जो एनिमल में अवेलेबल होता है। भाई प्लांट टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप उत्तक बोलते हैं। प्लांट टिश्यू को क्या बोलते हैं सर? पादप उत्तक बोलते हैं। और एनिमल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू को हम लोग जंतु उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु उत्तक। नो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। आखिर प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में अंतर क्या होता है? अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मेरे मित्र आप कहेंगे एक लाइन में क्या कि सर प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर खड़ा होता है। मतलब क्या होता है सर? खड़ा होता है। बस इसको किसकी ज़रूरत होती है? मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यांत्रिक सहायता की ज़रूरत होती है। जबकि एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो आप ये बताओ कि खड़ा रहने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी या फिर चलने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी? तो आप कहेंगे कि सर
चलने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ प्लांट से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत किसको होती है, तो आप कहते हैं कि सर एनिमल को होती है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो क्या होते हैं कि सीधा खड़ा होता है या फॉर्मली इरेक्ट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो इसको यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। जबकि एनिमल जो होते हैं इनमें मैकेनिकल सपोर्ट की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा खड़ा नहीं होते। और चूंकि प्लांट में कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो प्लांट के जो अधिकतर टिश्यूज़ होते हैं ना वो मृत होते हैं, डेथ होते हैं। जबकि एनिमल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनिमल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं सर, जीवित होते हैं। दैट्स आर अ वेरी बिग डिफरेंसेस बिटवीन देम। और ये आपका एक बड़ा डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में। क्या कि प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं, मृत होते हैं, और जबकि एनिमल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं सर, कि लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, प्लांट में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो लिमिट स्थिति में होता है, सीमित सिचुएशन में होता है। जबकि एनिमल टिश्यूज़ में कोशिका के विभाजन या अविभाज्य की कोई एक निश्चित सीमा ही नहीं होती, इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं। तो दो आपको डिफरेंसेस दिख जाते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। पहला डिफरेंसेस आपको ये दिखता है कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादातर डेथ होते हैं, मृत होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर लिविंग होते हैं। अब कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको मालूम है कि प्लांट ना तो कहीं जाएगा ना ही कहीं आएगा, वो एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। और कोई ऑर्गेनिज्म है वो चलते रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। गति की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके गति में होने के चलते संपन्न होती है। तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ बैठा हुआ है और कोई काम कर रहा है, चल रहे हो तो कोई ना कोई काम ही हो रहा है। मतलब क्या कि जो खर्च करने वाली ऊर्जा होगी उन दोनों में भिन्नताएं होगी। प्लांट को आप कहेंगे सर कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जबकि एनिमल को क्या होगी सर, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो मृत होते हैं, एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। प्लांट टिश्यू में कोशिका विभाजन का अपना एक निश्चित दायरा होता है, जबकि एनिमल टिश्यूज़ में कोशिका विभाजन या अविभाज्य की कोई ऐसी सीमा ही नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ठीक है, प्लांट टिश्यू भी समझे, एनिमल टिश्यू भी समझे, लेकिन आप ये बताओ कि सर प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, या प्लांट टिश्यू का कोई एक विशेष कैटेगरी है क्या, स्पेशल कैटेगरी है क्या? जनरली मेरे मित्र, जब हम लोग प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो ऑन अ बेसिक लेवल हम लोग कहते हैं कि प्लांट टिश्यू के विभाजित होने के आधार पर, प्लांट टिश्यू के विभाजित होने के आधार पर प्लांट में दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। प्लांट में कितने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं सर? दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला को मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं और दूसरा को हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसे बोल देने से थोड़ी ना काम चल जाएगा, इसको तो समझना भी पड़ेगा। तो आइए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और इसका कैटेगरीज क्या होता है। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको अभी जस्ट समझाया है कि उत्तक के प्रकार कितने होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप उत्तक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू, और दूसरा आपका जंतु उत्तक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक बात था। पादप उत्तक जो होते हैं इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बस ये याद रखना है कि पौधों के अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने वाले होते हैं, और जो क्या होते हैं सर, मृत होते हैं। जो क्या होते हैं सर, मृत होते हैं, डेड होते हैं। और उत्तकों के विभाजन क्षमता के आधार पे एक्चुअली देखो होता क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में टिश्यू का जो विभाजन होता है वो उसको हम लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन। अब कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो बाहर में कहीं मतलब बिल्डिंग बनाने के काम को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेबर की ज़रूरत होगी, मजदूर की ज़रूरत होगी। अब वो जब लेबर खोजने जाता है तो उसको लेबर का समूह मिलता है। अब उस लेबर के समूह में कुछ ऐसे होंगे जो ईंट को मतलब क्या कह सकते हैं, पानी डालता होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो बालू और फिर सीमेंट इन सब को मिक्स करता होगा, कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ पानी ला के ही देता होगा। मतलब सबका काम अलग अलग बटा हुआ रहता है,
ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं या जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सब का श्रम विभाजन होता है। जैसे अगर श्वसन की प्रक्रिया में जो श्वसन तंत्र है उसका काम है मतलब सांस लेना और छोड़ना, या फिर आप कहते हो कि श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न कराना, तो आपका जो श्वसन तंत्र है वो पाचन तंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो पाचन तंत्र है आपका वो उत्सर्जन तंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर कोई भी जो टिश्यू है उसके डिवीजन के कैपेसिटी के आधार पे जो टिश्यूज होते हैं, किसके टिश्यूज सर? प्लांट टिश्यूज होते हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं सर? तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? विभोज्योतक ऊतक बोलते हैं, और दूसरा आपका क्या कहलाता है? परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये विभोज्योतक ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, आपको अभी जस्ट मैंने बताया, एपिकल, इंटरकैलरी और आपका लेटरल टिश्यूज। लेकिन इन सब चीज़ का डिस्कशन और इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे इसके अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं कि आप आज के सेशन से टिश्यू के बेसिक पॉइंट और टिश्यू से संबंधित जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन मिलेंगे उसका हल आप आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।